Hi. Discipline is the bridge. Discipline is the bridge between goals and accomplishment. Today is 12th of January 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। गलेथिया नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार में है। किगाली कैपिटल है रवांडा की। ओलाफ शोल्ज अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं हेड चांसलर ऑफ जर्मनी। लेक विनीपेग लोकेटेड है कनाडा में। फोहन लोकल विंड होती है, ये सेंट्रल यूरोप में वार्मर क्लाइमेट लाती है। दिस इज हॉट विंड। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, in which state is the Anshi National Park located? Who is the first Indian president to use suspensive veto? Who held the office of the Vice President of India for two consecutive terms? Article 24 of the Indian Constitution prohibits employment of children in any factory below the age of what? कितनी उम्र से कम बच्चों को आप एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्री नहीं रख सकते हैं। बाय विच अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन वॉज इंक्लूडेड एज फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है क्वागमायर, जैसे अफगानिस्तान का क्वागमायर, जियो पॉलिटिकल। तो ये रेलेवेंट होता है। इसका सिंबॉलिक मीनिंग तो दिस क्वागमायर मतलब बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। अदरवाइज टेक्निकली अ सॉफ्ट बॉगी एरिया ऑफ लैंड दैट गिव्स वे अंडरफुट, मतलब दलदल जैसी सिचुएशन बनी हुई है, दलदल, क्वागमायर। डिसअवाउ मतलब अस्वीकृति, डिनाई एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और सपोर्ट। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना, कॉन्फ्लिक्ट। कम्युनिक मतलब जैसे शासकीय सूचना पत्र है। पब्लिश्ड स्टेटमेंट है, इन्फॉर्मिंग द पब्लिक ऑफ अ मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, काइंड ऑफ लाइक गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट, अनाउंसमेंट, लाइक दैट। आर्मिस्टिस का मतलब होता है युद्ध विराम। अग्रीमेंट मेड बाय ओपोजिंग साइड्स इन अ वॉर टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ सर्टेन टाइम, एक ट्रूस है वहां पे। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये आज के सवाल हैं। इन सवालों के आंसर सबमिट करने के लिए गो टू अवर वेबसाइट thisrajanindia.1 एंड सबमिट योर आंसर्स। ओके, सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस एंड दिस इज द हिंदू, बोथ आर दिल्ली एडिशन, अवर रेफरेंस मटेरियल। सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का, दिल्ली एडिशन। दिस इज पॉलिटिकल। ये जो न्यूज़ है वो है ओमिक्रॉन का। सी पॉसिबली ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं, इसमें जो पीक आ रहा था ये फ्लैटन भी जल्दी होगा और फॉल भी जल्दी आना चाहिए। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। लेट अस सी फॉल इन केसेस इन मुंबई फॉर 4th डे। मोस्ट सीरियस पेशेंट्स, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, मोस्ट सीरियस पेशेंट्स अनवैक्सीनेटेड है। ओमिक्रॉन रिलेटिवली माइल्ड हो रहा है बट उनके लिए जो वैक्सीनेटेड है, सो गो गेट वैक्सीनेटेड। मोस्ट सीरियस पेशेंट्स अनवैक्सीनेटेड है। गवर्नमेंट टू होल्ड 35.8% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया, पहले आइडिया अलग कंपनी थी, वोडाफोन अलग कंपनी थी। जब से दिस जियो और न्यू एंट्रीज हुई टेलीकॉम सेक्टर में ऑक्शन स्पेक्ट्रम में भी डिले हुआ। टेलीकॉम सेक्टर में जो रेवेन्यू था वो फीजिबल नहीं रह पाया इनका, तो सारी कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज स्टार्ट ब्लीडिंग इन द सेंस लॉसेज होने लग गए। फिर एक और मुद्दा आया यहाँ पे AGR का इशू, ग्रॉस रेवेन्यू, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो ये था कि स्पेक्ट्रम कंपनीज को दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑक्शन करती है, उसके बदले में उनसे एक रेवेन्यू वसूलती है। इस स्पेक्ट्रम का कॉल्स के अलावा और भी अगर यूटिलाइज हुआ है तो उधर से भी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, इन्होंने पैसा बनाया होगा। तो गवर्नमेंट बोलती है जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आपने जनरेट किया टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के यूजेज से टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा, उस पे भी एक परसेंटेज रेवेन्यू सरकार के साथ शेयर करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड AGR। तो ये लंबा पेंडिंग केस था, कोर्ट में गए, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन था। कोर्ट ने ऑर्डर गवर्नमेंट के फेवर में किया और बोला वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी और ज़्यादा टैक्स पे करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अभी ऑलरेडी काफ़ी ब्लीडिंग है, इनके पास रेवेन्यू नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस टर्मोइल इन टेलीकॉम सेक्टर, वोडाफोन और आइडिया का मर्जर भी हो गया था, मर्जर ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया ने कहा कि इंस्टेड ऑफ पेइंग ड्यूज एंड ऑल, आप क्यों ना इक्विटी ही ले लो हमारी कंपनी में। इक्विटी मतलब ऑनरशिप हो गया।
तो 35.8% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट टू होल्ड 35.8% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया। तो ये अभी अर्ली न्यूज़ है, इसको अभी अपन 2-3 दिन और पढ़ने वाले हैं। अर्ली न्यूज़ इज वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट को 35.8% स्टेक यहाँ पे दे दिया गया है। ये आउट ऑफ सिंक है, नीड फॉर कॉशन, दिस इज अबाउट वेजिटेबल मार्केट। अब इसमें कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगा, नेशन वाइड सर्ज इन केसेस, प्राइवेट ऑफिसेज दिल्ली में क्लोज हैं टिल फर्दर ऑर्डर, वाई, बिकॉज अगेन कोविड-19 के राइजिंग केसेस। अब कल आपने इसमें अच्छे पॉइंट्स बताए कि जैसे रेस्टोरेंट्स हुआ, जिम्स हुआ, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में माइग्रेंट वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, अगर हम जस्ट लाइक दैट लॉकडाउन लगा देते हैं कोविड-19 को स्टॉप करने के लिए, इनके एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा। बहुत सारे जो लोग होते हैं काम करते हैं डेली वेजेस पे, डेली वेजेस मतलब दिहाड़ी, वो रोज काम पे जाते हैं, 2 पैसे कमाते हैं, तब जाके उनका घर चलता है। अगर उस दिन लॉकडाउन लग गया, काम नहीं मिलेगा, तो फिर हाउ। हर किसी के पास इतना प्रिविलेज होता नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम कर ले। सो दैट इज वाई ये जो लॉकडाउन वाली स्ट्रैटेजी है इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन, बिकॉज एक तरफ ओमिक्रॉन है तो दूसरी तरफ इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफी हो जाती है। सो वी नीड टू थिंक कि किस तरीके से हम इस पैंडेमिक को एड्रेस करें जिससे मिनिमम इम्पैक्ट हो हमारी इकोनॉमी में, और स्पेशली जैसे डेली वेज वर्कर्स या फिर लाइक अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो इकोनॉमी को हम मिनिमम इम्पैक्ट पहुंचाएं। वी शुड थिंक। देन रेन ने डिले कर दिया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब ये सेंट्रल विस्टा क्या है, ये है इंडिया गेट और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर है प्रेसिडेंट हाउस। इन दोनों के बीच में ये जो राजपथ है इसी को बोला जाता है पूरा सेंट्रल विस्टा। तो सेंट्रल विस्टा का रिवैम्प हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, और 26 जनवरी भी आ गई। रेन्स के कारण, अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण यहाँ पर डिले हो रहा है। तो दिस इज अगेन वन थिंग। प्रिपरेशन फॉर रिपब्लिक डे आर अंडर वे। अभी आज़ादी का 75वां महोत्सव भी है इंडिपेंडेंस का। असम पुलिस हैज़ द लास्ट लाफ ऑन ट्विटर। ये भी बड़ी अच्छी बात है। आजकल गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं वो सोशल मीडिया में एक्टिव हो गए हैं। ऑफिशियल हैंडल तो ये असम पुलिस का ऑफिशियल हैंडल है, लोगों की बात भी सुन रहा है, अवेयरनेस भी कर रहा है। सो दिस इज गुड। एक फ्रेंडली यहाँ पे दिस पोस्ट है। नॉट हियर टू एडमिनिस्टर मुल्ला पेरियार डैम। अब इस डैम का स्टोरी एंड ही नहीं होता। मुल्ला पेरियार डैम है केरला में, बट एक लीज के कारण उसका जो ऑपरेशन है वो मिला है तमिलनाडु को। बिकॉज ऑफ दिस अग्रीमेंट तमिलनाडु के जो 5 जिले हैं वहाँ की वाटर सप्लाई के लिए मुल्ला पेरियार डैम इज एसेंशियल। तो तमिलनाडु बोलता है मुल्ला पेरियार डैम में हाइट बढ़ाएं, ज़्यादा पानी स्टोर करें सो दैट वाटर का सप्लाई बना रहे। केरला बोलता है डैम पुराना हो गया है, वाटर की हाइट बढ़ाएंगे तो डैम टूटने का खतरा है, और बिकॉज डैम इज इन केरला तो टूटेगा तो केरला को ज़्यादा डैमेज होगा। सो इसी बात पे टसल चलता है केरला वर्सेस तमिलनाडु। तो डैम इज इन केरला बट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है वो तमिलनाडु के पास में। अब इससे रिलेटेड 2 और मुद्दे हैं जो न्यूज़ में हैं। एक तो डैम रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड बातें चल रही है, जो पुराने डैम्स हैं उनको किस तरीके से हम रेनोवेट करें, उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेकेंड जो है वो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो अक्सर बना रहता है। तो ये है मुल्ला पेरियार। अब क्या होता है, जो तमिलनाडु और केरला आपस में लड़ते हैं और जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है अब बार बार आप मत आइए, एडमिनिस्टर द डैम। सुपरवाइजरी कमेटी ऑलरेडी है जिसका काम है इस मुल्ला पेरियार डैम की डे टू डे एक्टिविटी को एडमिनिस्टर करना। द सेफ्टी ऑफ द डैम इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द वाटर लेवल। 142 फीट रखें या कम रखें, कमिटी हैज ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड फॉर दैट। सो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है वी आर नॉट हियर टू डू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डैम। डे टू डे एक्टिविटी में हम इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होंगे। देयर इज ऑलरेडी वन मैनेजमेंट कमिटी, गो टू दैट कमिटी। तो दिस इज दैट इशू, दिस इज दिस इशू मुल्ला पेरियार डैम। ऑलराइट, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है, मोस्ट सीरियस पेशेंट्स अनवैक्सीनेटेड डॉक्टर्स ने कहा। जो रेगुलर डॉक्टर्स होते हैं ना, एक्सपर्ट्स होते हैं, ये MBBS करते हैं, 5 साल पढ़ाई करते हैं, इतने सारे पेशेंट्स देखते हैं, इनको चीज़ें पता होती है। सो वॉट एवर द डॉक्टर्स आर सेइंग, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी बोल रही है, ICMR के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। और इनके स्टेटमेंट्स क्या आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगाइए, वैक्सीनेशन इज गुड। तो वैक्सीनेशन इज गुड। सी, मोस्ट सीरियस पेशेंट्स अनवैक्सीनेटेड है, मतलब वैक्सीनेशन वर्क कर रही है।
एटलीस्ट सीवियरिटी नहीं हो रही है, माइल्ड केसेस आ रहे हैं ओमिक्रॉन के। सिटी विटनेसिंग स्टेडी राइज इन ओमिक्रॉन वेरिएंट, सी नंबर्स आर राइजिंग। फिर इस तरीके से ये सेकंड पेज है। फिर पॉलिटिकल न्यूज़ थी। नाउ दिस इज एडिटोरियल। एडिटोरियल में भी जो फर्स्ट है एडिटोरियल, दिस इज अबाउट पॉलिटिकल न्यूज़ है, इलेक्शंस का टाइम है। दिस इज यंग नाइट्स, ये न्यूज़ है अबाउट चेस। इंडिया चेस ब्रेन पावर, इंडिया का ऑलरेडी ब्रेन पावर सुपर होता है, तो चेस में भी इंडियंस आर डूइंग रियली रियली गेट गुड। इंडियन चेस नीड्स टूर्नामेंट्स दैट पिट द कंट्रीज बेस्ट अगेंस्ट द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट। आप इम्प्रूव कब होते हो? जब बेस्ट जो माइंड है वो कलेक्टिवली वर्क हो रहा है। सी ये भी वही बात होती है जो आपको मैं हमेशा आंसर राइटिंग में बोलता हूँ, पीयर लर्निंग। आप जब देखते हो वेबसाइट में, देखो इतने अच्छे आंसर्स सबमिट कर रहे हैं, हर कॉपी से आप कितनी अच्छी चीज़ें सीख सकते हो। जब आप इतने अच्छी जगह पे इतनी अच्छी कॉपीज़ के साथ कॉम्पीट करोगे ना, यू विल ऑल्सो डू बेटर, आप में भी बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। तो द पॉइंट इज पार्टिसिपेट, जितना पार्टिसिपेट करोगे, सबमिट करोगे आंसर्स, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और नॉलेज के साथ नैरो माइंडेड नहीं रहना चाहिए। नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है जितना शेयर करोगे ना, इन दी एंड यू ओनली विल गेट बेनिफिटेड। ओके, यंग नाइट्स। सो फ्यू डेज आफ्टर 5th वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप हुआ। अभी मैग्नस कार्लसन है, एक्सेलेंट प्लेयर है चेस का। अभी जो कॉम्पीट होने वाला है नेक्स्ट वर्ल्ड टाइटल में, वो होगा अलीरेजा फिरोजा। आप हैं ईरान से और आप चैलेंज करेंगे मैग्नस कार्लसन को। अब दिस गाय इज ऑल्सो वेरी यंग। इंडिया में भी देखें तो सी यंगस्टर्स आर डूइंग सो गुड। अर्जुन, निहाल, सी दे आर टीनेजर्स एंड ऑल, सो मच ऑफ टैलेंट। अब वी नीड टू ग्रूम देम वेल। तो इंडिया में अभी 73rd ग्रैंड मास्टर बना है केवल 14 ईयर ऑफ एज में। वंडरफुल। बाकी हमारे पास विश्वनाथन आनंद भी है। सो देयर आर सो मेनी गुड पीपल। तो वी नीड टू ब्रिंग मोर टूर्नामेंट्स, ज़्यादा प्रैक्टिस हो, ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, लर्निंग हो, सो दैट हम वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, वर्ल्ड क्लास दिस चेस प्लेयर्स हम यहाँ पे कंटिन्यूसली बना पाए, कॉम्पीट कर पाए वर्ल्ड स्टेज पे बेटर। एक्सटेंडिंग जीएसटी कॉम्पनसेशन एज अ रिफॉर्म कैटलिस्ट। सी जीएसटी कॉम्पनसेशन रिफॉर्म कैटलिस्ट। अभी जो पूरा अंडर करेंट है ना जीएसटी का, हर जगह केवल एक ही बात चल रही है, रिफॉर्म्स चाहिए जीएसटी में, रिफॉर्म्स। जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है, जब से ये आया है हर साल मेंस में पूछा गया है। दैट इज़ वाई जीएसटी हम कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं। नोट्स का गिव मी सम टाइम, उस प्रोसेस को रिज्यूम करेंगे। अभी ये मेन एग्जाम कंप्लीट हो जाए, आई विल गेट सम टाइम, तो हम नोट्स जो पुराना स्टाइल है उसको रिज्यूम कर लेंगे। तो उसमें हम देखते थे ना जीएसटी के कितने सारे हैं, लाइक ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी किस एक्ट के थ्रू आया था, आर्टिकल 279A क्या है। तो ये बेसिक्स होते हैं, इनमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। क्योंकि जीएसटी में ना एक चीज़ और था, जीएसटी को बोला गया था गुड एंड सिंपल, बट जीएसटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। इसमें इतने वर्जन्स एंड अपडेट्स हुए हैं कि एवरीबडी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दिस इज़ जीएसटी। और अगर कोई चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, तो वो कभी इतने लार्ज स्केल में सक्सेस नहीं हो पाती। सो अगर आपको कोई चीज़ सक्सेस बनानी है, मेक इट सिंपल। हमारे यहाँ इतनी सारी स्लैब्स हैं, उस स्लैब में कंटिन्यूस, कभी ये प्रोडक्ट 18 में है, कभी 12 पे है, अभी टेक्सटाइल 5 से 12 की बात थी। सो दिस क्रिएट्स कन्फ्यूजन होने के कारण ये ना बड़ा कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम बन गया और डिलीवर नहीं कर पा रहा है। फिर टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ जाती है, जीएसटी के सॉफ्टवेयर में बड़ी इश्यूज आए। सो इसके कारण 2022 तक हम सोच रहे थे जीएसटी स्टेबलाइज हो जाएगा, बट अब प्रोबेबली इसको नेक्स्ट 5 ईयर और का हमें एक्सटेंशन देना पड़ेगा। अब यहाँ बात करते हैं जीएसटी कंपनसेशन की। तो सी जीएसटी में हमने पढ़ा था, इसने बहुत सारे टैक्सेस सब्ज्यूम कर लिए। सब्ज्यूम मतलब बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस अब जीएसटी के अंदर आ गए, और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस थे स्टेट के। तो स्टेट ने अपनी टैक्सेशन पावर गिव अप किया सो दैट जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। अब स्टेट्स बोलते हैं बिकॉज हमने अपनी टैक्सेशन पावर गिव अप कर दिया, तो हमें एक प्रोविज़न दो कि हमें जितना भी नुकसान हो रहा है वो नुकसान की भरपाई आप सेंटर करेगा बाय दिस जीएसटी फंड, प्लस 14% का ईयर ऑन ईयर उसमें ग्रोथ भी देखा जाएगा जितना नुकसान हो रहा है। तो ये दो बातों पे अग्रीमेंट हो गया। अब अग्रीमेंट हुआ तो एक जीएसटी कंपनसेशन सेस करके पूल भी बनाया गया, उसमें जैसे टोबैको, ऑटोमोबाइल, कोल, ऐसे कुछ सिन गुड्स भी हैं, इनको उस कैटेगरी में रखा और उधर से एक्स्ट्रा सेस वसूला की गया।
इस सेस से जीएसटी कंपनसेशन देना था, बट लग गया कोविड-19 एंड लॉकडाउन, तो कंपनसेशन का पैसा आया नहीं। सेंटर ने बोला पैसे ही नहीं है तो हम पैसे नहीं दे पाएंगे स्टेट को, और फोर्स मेजर मतलब वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। स्टेट चाहे तो वो मार्केट से बोरो कर सकता है। अब कल हमने देखा कि जो स्टेट की जो बोरोविंग कैपेसिटी है इन कंपैरिजन टू सेंटर वो काफ़ी कम होती है। तो स्टेट ने कहा हम बोरो नहीं कर पाएंगे, सेंटर ही बोरो करे। तो सेंटर ने फिर कुछ बोरो किया मार्केट से और स्टेट्स को यहाँ पे कुछ प्रोवाइड कराया जो डेफिसिट हो गया था। बट इस पूरे प्रोसेस में फोर्स मेजर लगा, और जो फिस्कल कोऑपरेशन की जो बात होती है वो बैकसीट पे आ गई। सो दिस इज कॉज ऑफ वरी। इससे क्या हुआ, मिसट्रस्ट डेवलप हो गया। तो द आइडिया इज अब सेंटर और स्टेट के बीच में स्मूथ जो शेयरिंग है टैक्सेशन का वो कैसे इंश्योर कराया जाए। और जो जीएसटी है इधर भी 2022 तक था ये जीएसटी कंपनसेशन, इसको 5 साल के लिए और बढ़ाया जा रहा है। तो दिस इज द कैलकुलेशन। ये जो 14% का है ना एवरी ईयर ग्रोथ पे टैक्सेशन, जैसे अभी 100 रुपये कंपनसेशन दिया, अगले साल 114 देंगे, ऐसे 14% से बढ़ेगा। ये नंबर भी बहुत ज़्यादा था, इसीलिए सरकार इसको प्रोवाइड नहीं कर पाई कंपनसेशन। अब रीज़न फॉर मिसट्रस्ट है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में ट्रस्ट इशू आ रहा है। स्टेट्स हैं उसका पैसा वैसे भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19 हेल्थ केयर। तो द आइडिया इज़ यहाँ पर स्टेट्स को भी एक हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अब टैक्स स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो एक तो है कि जो टेक्नोलॉजी है, शुरू में ही टेक्नोलॉजी में बड़े ग्लिचेस है, उसको भी करेक्ट करना ज़रूरी है। बहुत टाइम जो अर्ली स्टार्ट थी ना, आई रिमेंबर, इसमें हर दिन जीएसटी, कभी सर्वर्स डाउन है, कभी कैलकुलेशन नहीं हो रहा, कभी रॉन्ग फाइल हो गया, लाइक दैट। टेक्नोलॉजी को करेक्ट करना ज़रूरी है सबसे पहले। फिर जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो स्टेट के डेफिनेटली डिमिनिश हुए हैं, उधर कोविड-19 इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है, अनसर्टेनिटी भी है। अब एक और होता है आर्टिकल 280 ये फाइनेंस कमीशन होता है। अभी एनके सिंह साहब का 15th फाइनेंस कमीशन था। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल टैक्सेशन है, जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं, वो सारा सेंटर के पास जाता है। अब सेंटर को उसको स्टेट के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टू स्टेट, और स्टेट तो 28 हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की यूपी को कितना पैसा देना है, गोवा को कितना पैसा देना है, पंजाब को कितना देना है, इस टाइप से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। ये 15th फाइनेंस कमीशन बताता है कि क्या पैरामीटर्स होंगे, लाइक दैट। अब इसमें 15th फाइनेंस कमीशन कोविड-19 के इम्पैक्ट और उससे रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी फॉलो की जाए। स्टेट्स को पैसों की ज़रूरत है। अब केस ऑफ अमेंडमेंट आता है। तो अमेंडमेंट में अब ये चीज़ आती है कि हमारी तो एक जो स्लैब्स बड़ी कंफ्यूजिंग है, 5, 12, 18, 28 और 0%। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, इस स्लैब को करेक्ट करें। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो जीएसटी में है नहीं, जैसे पेट्रोलियम हुआ, रियल अल्कोहल कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको जीएसटी के फोल्ड में लेके आए। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है जो स्लैब है इसको करेक्ट करें। और अक्सर जैसे कंट्रोवर्सी हो जाती है कौन सा प्रोडक्ट किस स्लैब में होना चाहिए। कई बार स्लैब में इस टाइप से उनको पुट किया जाता है कि कॉम्प्लायंस बर्डन आ जाता है, क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट हो जाता है। सो दीज थिंग्स वी नीड टू एड्रेस। फिर पेमेंट जो है जीएसटी का जो लॉसेस हुआ वो अगेन एक चीज़ होता है। एक और चीज़ होता है वो होता है जीएसटी इवेजन, टैक्स इवेजन जीएसटी का। इससे सरकार का ऑल्दो 1.4 लाख करोड़ हम टच कर रहे हैं, बट दिस इज लेस। टैक्स इवेजन इज अ रियलिटी, तो इसको भी करेक्ट करना है। प्लस जीएसटी कंपनसेशन है वो 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा रहा है। तो ये केस फॉर अमेंडमेंट्स है। अब इशू जो ये है वो ये है कि जीएसटी जो है, नोबडी इज अगेंस्ट जीएसटी, बट जीएसटी में जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को आयरन आउट करना ज़रूरी है। अब ये है ट्रीटिंग द प्लैनेट वेल कैन एड प्रोग्रेस। सी, हम हेल्दी होते हैं, हम हेल्दी फील कर रहे हैं तो हम ज़्यादा काम करते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। सिमिलरली अगर प्लैनेट हेल्दी है तो डिजास्टर्स नहीं आएंगे और हमें बेनिफिट होगा। तो द पॉइंट इज वी नीड टू कंजर्व द प्लैनेट कंजर्वेशन ज़रूरी। इधर प्राइमरली बात किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बिकॉज एक दौर आया था जब हर चीज़ नंबर था कि इसके पास कितना पैसा है, कंट्री के पास इसकी जीडीपी कितना कर रहा है, केवल यही चीज़ बता रही थी कि उस कंट्री का स्टेटस क्या है, उसके ह्यूमंस कितने बेटर हैं। बट फिर बाद में पता लगा कि केवल जीडीपी से रिलेटेड डेटा से हम नहीं बता सकते। पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जिसको कंसिडर करना चाहिए। तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे गए। ओके,
तो इसमें प्रोफेसर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन आपने मिलके एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट लाए। इसमें जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना है, जन्म हुआ बच्चा का उसकी जीने की संभावना कितनी है, फर्स्ट क्राइटेरिया। एजुकेशन, लोगों को पढ़ाई वगैरह मिल पा रही है, बिकॉज एजुकेशन मिलती है तो ग्रोथ होती है। तीसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है वहाँ पे, जीएनपी पर कैपिटा, परचेजिंग पावर पैरिटी, लाइक दैट। तो ये 3 चीज़ों से बना एचडीआई। अब एचडीआई में भी डिफ़िकल्टीज़ है। एचडीआई भी ऐसा नहीं है कि सब करेक्ट पिक्चर दिखाता है, ये जो पैरामीटर्स हैं ये कई बार डिस्टॉर्टेड नज़र आते हैं। द आइडिया इज एचडीआई के साथ भी अलग अलग वर्जन्स हो सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव नेसेसरी है, सोशल और एनवायरनमेंट प्रॉब्लम तभी एड्रेस हो पाएगी, ये चीज़ आइसोलेशन पे नहीं चलती। 20 में आया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आता है। यूएनडीपी रिलीज करता है एचडीआई रिपोर्ट। रिपोर्ट का टाइटल क्या है, द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन। एंथ्रो मतलब ह्यूमन, एंथ्रोपोसीन मतलब ये जो भी इरा साइकिल चल रहा है, ह्यूमन ने इसको बहुत ज़्यादा ऑल्टर किया है। द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन। प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की आई। तो जैसे एचडीआई था ये कंप्लीट नहीं है, तो अब प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई है। तो इसमें क्या होगा, जो ह्यूमन का फुटप्रिंट्स हैं, प्लैनेट में क्या डैमेज हम कर रहे हैं, उस फैक्टर को भी एचडीआई में इंक्लूड किया जाएगा, एनवायरमेंटल कॉस्ट। तो यूएनडीपी टुक अप कॉम्प्यूटेशन ऑफ एचडीआई, फिर महबूबुल हक साहब और अमर्त्य सेन साहब 1990 में लेके आए थे, फिर एचडीआई आई थी। अब एचडीआई में जैसे आई टोल्ड यू डिफरेंट वर्जन्स हैं, जैसे एक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, जेंडर इनइक्वालिटी, बिकॉज जेंडर इनइक्वालिटी इज ऑल्सो वन थिंग, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया। सो द आइडिया इज कि इकोनॉमिस्ट हमेशा चाहते हैं कि हम ग्रोथ एंड प्रोग्रेस को मेजर कर पाएँ, और उस मेजर को आप कैसे करोगे, तो यू नीड सर्टेन पैरामीटर्स, कुछ एक फॉर्मूला चाहिए होता है, और वो ही ये सब फॉर्मूला है। फिर इस फॉर्मूला के हिसाब से रैंकिंग होती है, ताकि एक कंपटीशन बना रहे स्टेट्स के बीच में। जैसे इंडिया की 131 रैंक है, क्यों इतनी कम है, लाइक दैट कंपटीशन बना रहे। तो ये तो हुआ एचडीआई का स्टोरी। अब प्लानिटरी की बात किया तो ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस आए हैं। ह्यूमन ने जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया है नेचर का, उसका कॉस्ट भी हम बियर कर रहे हैं। ह्यूमन इंड्यूस्ड एनवायरनमेंट है, इसके लॉन्ग टर्म चैलेंजेस आते हैं। डिसरप्ट हो गया है लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द प्लैनेट। बायोडाइवर्सिटी लॉस है, क्लाइमेट चेंज है, रेगुलर कीवर्ड है, लैंड सिस्टम लैंड यूज चेंज है, बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑल्टर हुई है, स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर है, वल्नरेबल हो गई है सोसाइटी, स्पेशली जैसे ये कोस्टल सोसाइटी और जैसे एशिया में जहाँ हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। तो ये तो चैलेंजेस हुए। फिर इसके बाद ज़रूरी है प्लानिटरी एचडीआई को होना। स्ट्रेस एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है और ये डेट्रीमेंटल हो सकता है हमारे लिए। अब जैसे 2019 की रैंकिंग में 0.737 मार्क्स थे, ओके, वर्ल्ड प्लानिटरी मेजर्स ने एचडीआई में नंबर्स ऑल राइट। CO2 पर कैपिटा, मटेरियल फुटप्रिंट्स वगैरह हमने कैलकुलेट किए कि हम कितना पॉल्यूट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को, हमारे कारण कितना एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से रैंकिंग आया, एचडीआई की वैल्यू निकाला। कुछ कंट्रीज करेक्ट अच्छा कर रही है, जैसे रेंजिंग फ्रॉम -1 फॉर जर्मनी, तो मॉन्टेनिग्रो को 131 और लग्जमबर्ग, ओके। तो इस टाइप से रैंकिंग है इनकी। अब इंडिया का याद रखना है, पीएचडीआई इंडिया का कितना आया 0.626 और एचडीआई आई 0.645। प्लानिटरी एचडीआई 0.626 और एचडीआई है 0.645। ये इंडिया का दिस नंबर है, इंडेक्स में नंबर है। एवरेज पर कैपिटा CO2 मटेरियल फुटप्रिंट्स 2 टन एंड 4.6 टन है। तो इंडिया की रैंक हो गई 131 एचडीआई में और 123 प्लानिटरी एचडीआई में। बस ये याद रखना है, 131 एचडीआई में है, 123 प्लानिटरी एचडीआई में। एचडीआई में रैंकिंग है 0.645 इंडेक्स नंबर और प्लानिटरी एचडीआई में है 0.626। तो इस तरीके से इंडिया की रैंकिंग है। नहीं, एचडीआई का 0.64 है, पीएचडीआई का 0.62 है। जस्ट हैव अ लुक, इसका ऐसे पता होना चाहिए रैंकिंग एंड नंबर। अब क्या करना है, अब चैलेंजेस पे आते हैं। चैलेंजेस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एसडीजीज। तो एसडीजीज जो है 17 एसडीजीज, ये भी टिप्स पे याद होने चाहिए। एसडीजीज भी अगर हम देखें ना, एसडीजीज के जो वेरियस पिलर्स हैं
तो अगर जैसे हमने सिटी लिवेबल सिटी पे किया, एजुकेशन पे किया, पॉवर्टी पे किया, हम एसडीजी को टारगेट कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमारी एचडीआई के नंबर भी बेटर होने लग जाते हैं. सो दैट इज़ वाई एसडीजीज बहुत इंपॉर्टेंट है. टारगेट दीज गोल्स एंड यू विल ऑटोमेटिकली फेयर बेटर इन एचडीआई. तो जैसे इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर ने 1972 में हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ह्यूमन एनवायरनमेंट पे. तब आपने बताया था पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी हटाओ और एनवायरनमेंट सेफगार्ड करना ज़रूरी है. तो 72 से हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं, 50 साल होने वाले हैं. 17 एसडीजीज 2030 में हमें फुलफिल करना है. दीज आर इम्पॉर्टेंट. अब इसमें बहुत सारी बातें हैं एसडीजीज में. इसका भी हमने पहले एक बार आंसर राइटिंग किया है समटाइम्स बैक. हैव अ लुक एट नोट्स. 17 एसडीजीज, इसका मैं एक इन्फोग्राफिक भी अभी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. फिर अब एक आती है 6th असेसमेंट रिपोर्ट. अभी हाल ही में लॉन्च हुई है. आईपीसीसी की 2021 6th असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है. मुद्दा एक ही है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें लिमिट करना है बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग होगी तो बहुत सारे अनटूवर्ड कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. फिर आया ये COP26. रिमेंबर 1-2 महीने पहले ही हुआ था. केप्ट ऑन टेलिंग कि ये सवाल पूछा जाएगा मेंस में. ऑलमोस्ट हर दिन मैंने बोला था एंड सी मेंस में आया. ये सीधा सीधा पूछ लिया 2021 COP26 के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ओके, सो डू द होमवर्क. जो मैं बताता जाता हूँ ना, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है इस एग्जाम का, उसको आप यूज़ करो, यूटिलाइज करो मुझे प्रॉपरली. ओके, सो दिस इज देयर COP26. अब नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर आया. ये फर्स्ट एंड सेकंड सस्टेनेबल गोल है. तो द आइडिया इज सिंपल, एसडीजी फॉलो करो, आप एचडीआई में भी बेटर करने लग जाओगे. तो इंडिया का इतना स्कोर आया, ये सब स्कोर है. अब इसमें इतना नहीं जाना है, बस कीवर्ड्स याद रखने चाहिए एसडीजीज के, सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, क्योंकि ये दूसरे आंसर लिखने में भी बड़ा हेल्प करते हैं अगर एसडीजी के कीवर्ड्स पता होते हैं तो. जैसे चिपको है उत्तराखंड में, साइलेंट वैली आया केरला में, मॉडर्न डे. फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड ये बात आया. एंथ्रोपोसीन है अभी, मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये जो है टाइम स्केल, वो ह्यूमन एक्टिविटी इम्पैक्ट कर रहा है क्लाइमेट और इकोसिस्टम को. दिस इज एंथ्रोपोसीन. अब बिकॉज ह्यूमंस तो करते ही सब गलत काम है, तो इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है प्लैनेट में. हमारी एक्टिविटीज इररेस्पॉन्सिबल काम है, गलत इन द सेंस. सो दैट इज वाई प्लैनेट यहाँ पे इज हैविंग ट्रबल. लोकल लेवल इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होगा. अब ये बड़ा अच्छा लाइन होता है, हमेशा ग्रास रूट में हमें वर्क करना चाहिए. जब भी ऐसे एनवायरनमेंट के चेंजेस आते हैं ना, सबसे पहले ग्रास रूट लेवल पे आप करो, और उसके लिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट नेसेसरी है. तो स्टिमुलेट करें, मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाए, डिसेंट्रलाइजेशन इज गुड, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करें, पॉलिटिकल डिसीजंस करेक्ट हों, सबको लेके टीम वर्क में हमें फाइट करना चाहिए. दिस प्लैनेट का कंजर्वेशन, प्लैनेट का डैमेजेस फाइट करना चाहिए, और प्लैनेट कंजर्वेशन प्लैनेटरी एफर्ट्स रिक्वायर्ड है. ट्रीटिंग द प्लैनेट वेल कैन एड प्रोग्रेस. ओके, सो दीज आर अगेन वेरी गुड पॉइंट्स, ऑर्डर पॉइंट्स. ये है हेट स्पीच इन द टाइम ऑफ फ्री स्पीच. सी, यू हैव गॉट योर फ्रीडम ऑफ स्पीच. दैट डजंट मीन कि आप हेट स्पीच करने लग जाओ. ओके, क्योंकि वो एक क्राइम है. आजकल क्या हो रहा है, हर किसी को पॉपुलैरिटी चाहिए. पॉपुलैरिटी इन द सेंस देयर वाज अ टाइम ऑफ टीआरपी, नाउ इज द टाइम ऑफ व्यूज. जितने व्यूज, और व्यूज के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, विच इज अ कॉज ऑफ वरी. राइजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ हेट स्पीच इन इंडिया हैज नॉट गॉन अननोटिस्ड. तो इसमें कोर्ट के भी ऑब्जर्वेशंस आए हैं, और जुडिशियल एम्बिग्यूटी होती है, बट लेजिस्लेशंस हैं. जैसे हेट स्पीच क्या हो सकता है, स्पीच दैट कैरीज कोई मीनिंग, नॉनसेंस टॉक है, अदर देन एक्सप्रेशन ऑफ हेट्रेड. तो ये चीज़ हमें एनकरेज नहीं करना है. प्रोवोक किया जा रहा है वहाँ पे, डोंट गेट प्रोवोक्ड. एंड इसके लिए जो लॉज हैं वो जैसे आईपीसी का 153A याद रखना है, पीनलाइज करता है प्रमोशन ऑफ एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, भड़काऊ बातों पे. सेक्शन 153 आईपीसी. 153B पनिश करता है इम्प्यूटेशंस, असर्शन, प्रेजुडिशियल एंड नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ आप कोई बात कर रहे हो तो वो 153B. 505 पनिश करता है रूमर्स फैला रहे हो अननेसेसरी इन न्यूज इंटेंडेड टू कम्युनल एनमिटी कर रहे हो. 295 होता है, ये क्रिमिनलाइज करता है इंसल्ट टू रिलीजियस बिलीव्स ऑफ अ क्लास बाय वर्ड विद दिस मैलिशियस इंटेंशंस, हेट स्पीचेस. तो 153A, 153B, 505 एंड 295A ये आईपीसी में बकायदा नियम बने हुए हैं. अगर कोई हेट स्पीच ऐसा करता पाया गया तो वो यहाँ पे बुक हो सकता है. फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिफरेंट वर्डिक्ट्स में यही कहा है कि जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है
उसमें दिस हेट स्पीच वगैरह जो है ये कानूनन उनको कोई सेफगार्ड नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, बट योर फ्रीडम डजंट मीन कि यू इंडल्ज इनटू हेट स्पीच। तो दिस इज दैट आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम है, आपको बोल सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि यू स्टार्ट डैमेजिंग द सोसाइटी। पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन में लॉ कमीशन 267 की रिपोर्ट भी बताना है, तो इस रिपोर्ट ने भी यही बोला था 153CA 505A IPC, इसमें जो डिफॉल्टर्स हैं उनको पनिश होना चाहिए। थ्रेटनिंग हो रहा है बाय वर्ड, फियर हो रहा है, हेट्रेड फैला रहे हैं, वायलेंस वर्ड स्पोकन या रिटन पे अगेंस्ट दिस, तो इसको पेनलाइज करना है। 189th रिपोर्ट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी जो है पार्लियामेंटिंग स्टैंडिंग कमेटी होम अफेयर्स की 2015 में, इसने भी स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए थे कि आजकल जैसे आईटी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ऑनलाइन हेट स्पीच और बुली को कर्ब करना ज़रूरी है। क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट एक्ट 2019 में भी बोला गया है जो सर्विस प्रोवाइडर है, प्लेटफॉर्म में अगर आप ऐसा कुछ रॉन्ग डूइंग कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म उसको क्लींस कर सकता है। तो द पॉइंट इज हेट स्पीच से डील करने के लिए हमें टू प्रोन्ज्ड मेथड चाहिए, वन तो लॉज एंड लेजिस्लेशन और दूसरा होता है अवेयरनेस। पीपल अगर उधर पॉपुलैरिटी दे वांट, इफ यू डू नॉट गिव देम पॉपुलैरिटी एंड दिस प्राइम टाइम कवरेज, ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो होगी वो डिक्लाइन हो जाएगी। सो पीपल ऑल्सो हैव टू बी मैच्योर होना ज़रूरी है। मेकिंग अ केस ऑफ साइड हसलिंग, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइड हसलिंग एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, 9 to 5 जॉब है, बट इसके बाद इफ़ यू आर समबडी लाइक आई वॉन्ट मोर, आई कैन वर्क मोर, तो आप कुछ साइड में कोई दूसरा बिजनेस भी कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, या फिर साइड हसल कोई एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। बट जो रेगुलर 9 to 5 कंपनी है वो इसको एनकरेज एट टाइम्स नहीं करती है, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाता है। तो इसी चीज़ को अब एनकरेज करना चाहिए, बिकॉज यू नो एवरीबडी इज़ लाइक 9 to 5 जॉब है, सिक्योरिटी एंड ऑल है, बट अगर पर्सन चाहता है कि वो कुछ और काम कर सकता है तो उसको अलाउ करना चाहिए। दिस इज़ द मैसेज। तो अजम्पशन एंड रियलिटी, ये आज का जो है जॉब्स है, एक्चुअली जॉब्स का नेचर भी अभी चेंज होने वाला है। एक बुक है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, ये युवल नोहा हरारी ने लिखा है। आप इस बुक में ना कुछ बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए हुए हैं कि आने वाला टाइम कैसा है, अलग अलग 21 लेसन्स में है। तो जो वर्क है ना, नेचर ऑफ वर्क, और स्पेशली अभी जैसे पैंडमिक वगैरह भी आ गया है, नेचर ऑफ वर्क इज़ गोइंग टू चेंज अ लॉट। अब जो पहले जैसा था ना वैसा नहीं रहने वाला। इवन जो गवर्नमेंट जॉब्स भी, अगर हम पहले वाले माइंडसेट से देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत चेंज हो गए, दे आर नॉट गोइंग टू बी द सेम। और ये चीज़ है, जैसे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, दे आर लाइक अभी काफ़ी अच्छे, दिस IAS IPS क्वालिफाइड एंड ऑल है। व्हेन आई टॉक टू देम, दे एट टाइम्स से कि लाइक दिस इज़ नॉट दे एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस जॉब, बिकॉज यू नो जॉब में एक सर्टेन जैसे लिमिटेशंस होता है, आप बंध जाते हो बहुत सारी चीज़ों से, बट दे वांट टू डू मोर। उनको लगता है कि मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, इतनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं मौका नहीं मिल रहा है वो करने का, लाइक दैट ऐसा फील होता है। दो सो दे ट्राई टू चैनलाइज देयर एनर्जी इन सम अदर वर्क, तो उसको भी अलाउ करना चाहिए। दिस इज़ द मैसेज। देन सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ आता है। तो जो गिग इकोनॉमी है ना, ये एक बढ़ रहा है कल्चर गिग इकोनॉमी का। मैनी पीपल ट्राई करते हैं अलग अलग वर्क में, तो इस चीज़ को रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट इफ़ समबडी इज़ डूइंग समथिंग इनोवेटिव, वांट टू डू वर्क, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी उसको प्रोवाइड करना चाहिए। मेकिंग अ केस ऑफ साइड हसलिंग। देन डेली इनोकुलेशन पिकअप इन जनवरी, और दिस इज ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बड़ी एक्सीलेंट मिसाइल है। ये क्रूज है या बैलिस्टिक है? आंसर, क्रूज मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का फुल फॉर्म भी बताइए, किन दो रिवर्स से बना है? तो ये ब्रह्मोस है। एडवांस्ड वेरिएंट का भी टेस्ट फायर किया सुपर INS विशाखापट्टनम से, तो ये एक नया वर्जन है इसका। ये वर्जन INS विशाखापट्टनम से हुआ और प्रिसाइजली इसने टारगेट भी हिट किया। दिस इज DRDO। ओके, INS विशाखापट्टनम, ग्रेट। MTCRC, पहले क्या था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम में हम बंधे हुए थे, तो हम इसकी रेंज 290 से ज़्यादा बढ़ा नहीं पा रहे थे। ओरिजिनली कैप थी 290, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। 2016 में हमने MTCR क्लब ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसको 290 से बढ़ा के 450 से 600 किलोमीटर तक भी ला सकते हैं। प्लस ब्रह्मोस 600 किलोमीटर और ब्रह्मोस सुखोई, डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा ये। दिस इज रियली गुड।
इंडिया का पासपोर्ट रैंक इंप्रूव हुआ 83 फ्रॉम 90, तो दिस इज समथिंग गुड। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इंडिया की 90 रैंक आ गई है, दिस क्लाइंबिंग 7 प्लेसेस, लास्ट ईयर 90 थी, अभी 83rd है, तो दिस इज ऑल्सो गुड। इंडिया रिकॉर्ड्स अ वूपिंग 1.85 लाख केसेस, ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ज़्यादा फैल रहा है। इंडिया साउथ कोरिया ट्रेड बैरियर्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, साउथ कोरिया भी इज़ अ फ्रेंडली कंट्री। सागर गंगा सागर मेला है, ये अभी चल रहा है, बट कोविड का थ्रेट है तो RT-PCR वगैरह ऐसे कब्स लगेंगे। ये अब जैसे मेडिसिन है, लोग मन से ही ये मेडिसिन ले लेते हैं, नेवर डू दैट। ICMR टीम ने कहा नो दिस, ये केवल हॉस्पिटल एंड ऑल जो डॉक्टर्स हैं एक्सपर्ट इनके इसी में होता है, और ऐसा कुछ बेनिफिट भी नहीं है कोविड-19 ट्रीटमेंट में। दैट इज़ वाई मैं बहुत सारी न्यूज़ जो स्किप करता हूँ ना, आई एम डूइंग इट एवरी डे। बहुत सारी न्यूज़ होती है ना, आई नो कि अभी आगे कैसे प्रोग्रेस होने वाली है, इसका क्या यूटिलिटी रहेगा, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे सिलेबस में हेल्प करेगा या नहीं करेगा। अब जैसे ये मेडिसिन है, इसमें इतने सारे एक्सप्लेन सेक्शन आए थे, बहुत डिटेल में इसका सारा कॉम्पोजिशन वगैरह सब पढ़ रहे थे, नॉट रिक्वायर्ड, ICMR ने मना कर दिया। ऐसे ही लास्ट ईयर प्लाज्मा थेरेपी एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें थी। सो द पॉइंट इज करंट अफेयर्स में ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए, वरना बहुत रिपीटिशन होता है और वेस्टेज ऑफ टाइम ज़्यादा होता है। तो करंट अफेयर्स जो हम फॉलो कर रहे हैं, दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। बचे हुए टाइम में आपको ऐसा नहीं कि दिन भर करंट अफेयर्स देख रहे हैं, नो, आप पॉलिटी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, CSET लगाओ, यू हैव टू बी लाइक वेल बैलेंस्ड। तो दिस इज नाम पता है, दैट्स ऑल, दिस इज मोलनू पेरावेर। 11 आइडल सीज हुए शॉप इन ममलापुरम, ये ऐसे मूर्तियां हैं, इनका स्मगलिंग होता है। देन लॉकडाउन है चाइना में, ओमिक्रॉन का फियर, टाइज विद नाटो हैव रीच्ड अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ, रशिया ने कहा। WHO ने वार्न किया वायरस सर्ज का। जेलेंस्की यूक्रेन में इंटरनेशनल समिट की बात कर रहा है, यूक्रेन क्राइसिस। एंटी क्रेमलिन राइटर फ्लीज रशिया। कजाक प्रेसिडेंट फायर्स साल्वो एट प्रेडिसेसर, कजाकिस्तान क्राइसिस। US ने 308 मिलियन और एड देगा अब अफगानिस्तान को, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। अभी जो पिग है, पिग के जो ऑर्गन्स होते हैं ना बड़े सिमिलर होते हैं ह्यूमन बींग्स के, तो पिग्स हार्ट बीटिंग इनसाइड ह्यूमन, एक ऐसा इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग बनाया और एक 57 ईयर ओल्ड को ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया। तो दिस इज अगेन ब्रेक थ्रू सर्जरी। गवर्नमेंट सेट्स टू होल्ड 35.8% इन वोडाफोन आइडिया, तो लेटेस्ट सी 35.8% ऑनरशिप अब वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट की हो गई, तो ये भी मतलब 35% सरकारी कंपनी बन गई। रिटेल सेल्स से राइज 7% प्री पैंडेमिक में। US पोर्क प्रोडक्ट सेज ताइवान ताई मूव फॉलोव्स रिजम्पशन ऑफ इंडिया के मैंगो एक्सपोर्ट टू USA। ओके, देन इंडिया विल लीड ग्लोबल ग्रोथ दिस डेकेड, ये जो डेकेड है ना ये इंडिया का है। 2030 आते आते आप देखना इंडिया बहुत डिफरेंट होने वाला है। इंडिया विल लीड ग्लोबल ग्रोथ दिस डेकेड, ये नटराजन चंद्रशेखरन, आप टाटा ग्रुप के हेड हैं, तो ये इन्होंने बताया। ब्रिज टेल सी एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ें ना डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है। अभी तक क्या था, एजुकेशन भी मतलब एक एक्सक्लूसिव इलीट टाइप माना जाता था, नो, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इसका डेमोक्रेटाइजेशन हर सेक्शन हर स्फीयर ऑफ सोसाइटी तक पहुंचाना ज़रूरी है। WTO ऑर्डर शुगर, WTO कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, क्रिजल ने बताया फॉल हो रहा है। वाइंडिंग अप स्पाइस जेट का प्ली। देन कोहली का फिर सेंचुरी नहीं लगा। देन दिस इज जोकोविक गिवन दिस ऑस्ट्रेलियन ओपन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। केरला में केसेस बढ़ गए, हिंटिंग एट ए डिक्लाइन, पॉजिटिविटी रेट, मोबिलिटी, एक्सपोर्ट्स इंडिया का बढ़ा है, US प्लान मूव रेट टू अफगानिस्तान। ये अब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल फंडिंग। जितना भी इंडिया में जो ट्रबल होता है ना, उसका सिंगल मोस्ट अगर मेजर सोर्स बताए ना तो वो ये होता है, जो चुनाव लड़े जाते हैं वो इतने महंगे होते हैं, उसमें इतना पैसा खर्च होता है कि दिस इज द रूट कॉज ऑफ एंटायर करप्शन। इलेक्शन कैंपेन फंडिंग बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस चुनाव जो है ना इसको कम खर्चे के बनाने की हमें कोशिश करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज में जैसे अक्सर लॉज आते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कुछ टाइम पहले हमने ये टॉपिक पढ़ा था, आंसर राइटिंग इसको फिर से रिज्यूम करेंगे विद इन अ वीक। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो लक्ष्मीकांत है ना उसमें ये चैप्टर बड़ा अच्छा दिया है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी है, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो चुनाव है उसको फ्री एंड फेयर मैनर में हम करा पाएँ। रूल्स होना ज़रूरी है। जैसे अभी बॉन्ड्स की बात आई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, बट उसमें भी फिर एम्बिग्यूटी नॉन ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठे। तो
ये जो पूरा मैंडेट है ना चुनाव को सस्ता कराने का, इस पे हमें सिंसियरली वर्क करना चाहिए। वोटर्स वोट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे, सो दे डिलीवर बेनिफिट्स टू द सिटीजन्स। अब ऑब्वियसली अगर जैसे कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह किसी ने चुनाव लड़ा, अगर एमएलए एमपी के चुनाव ही करोड़ों में चले जाते हैं तो वो ऑब्वियसली उसको फिर रिकवर करेगा ना। सो दैट इज़ वाई ये जो फंडिंग है ना पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग, ये मेजर कॉज है ऑल रॉन्ग डूइंग्स का। तो इस चीज़ को करेक्ट करना ज़रूरी है। इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है वोटर के लिए, बिकॉज इससे फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो पाते हैं। तो दिस इज़ देयर। रेमेडी क्या होगा? रेमेडी ये होगा या तो स्टेट फंडिंग कर दो, या फिर जो फंडिंग के मैकेनिज्म है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाओ, ओपननेस लाओ, लाइक दैट। लेवल प्लेइंग फील्ड भी होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई नया कैंडिडेट है, हम बिजनेस में भी देखते हैं, फिर इफ समबडी इज ए न्यू बी, तो उसके पास ना तो इतना फंडिंग है ना इतना एक्सपीरियंस है, तो वो कॉम्पीट ही नहीं कर पाता। तो वो कॉम्पीट नहीं कर पाता तो इनोवेशन नहीं आ रही है। सो वी नीड अ लेवल प्लेइंग फील्ड, पॉलिटिशियन, कैंडिडेट्स वगैरह, ताकि किसी न्यूबी को भी एक बराबर चांस मिले। सिचुएशन इन इंडिया ऑन इलेक्शन फंडिंग ऑल्दो है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की भी बात आया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी आप ट्रांजेक्शन्स एंड ऑल आपको शेयर करना पड़ता है। बहुत सारे एनजीओज भी चल रहे हैं, वो पीआईएल वगैरह फाइल करते रहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड या पार्टी फंडिंग। बट अगेन वी नीड मोर बिकॉज दिस अगेन हम हर चुनाव में देखते हैं, फंडिंग के कारण डिफिकल्टी होती है पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल। गवर्नमेंट का बेल आउट है वोडाफोन आइडिया पे, तो ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो शुरू में हमने पढ़ा, पैसा है नहीं वोडाफोन आइडिया के पास, तो इन्होंने कहा आप इक्विटी ले लो हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी अब 35% आपकी हुई, तो गवर्नमेंट विल लाइकली टू होल्ड 35.8% इन कंपनी। तो अभी देखते हैं क्या होता है। प्रॉब्लम ये है कि टेलीकॉम में जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़ है ये बहुत कम हो गया है, जो पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं इनके पास, बिकॉज जो टैरिफ वगैरह है बीच में टैरिफ वॉर के कारण बड़ा कम हो गया था, तो दैट इज़ वाई दे आर ब्लीडिंग। कोविड-19's ओन ग्राउंड हॉग डे, कोविड-19 नो योर इंग्लिश। सी हम किसी से मिलते हैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, टाइमिंग के हिसाब से 12 बजे के पहले मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में तो आफ्टरनून। बट जब हम मिलते हैं तो हम गुड नाइट नहीं बोलते, यूजुअली जब हम डिपार्ट होते हैं तब हम गुड नाइट बोलते हैं। तो गुड इवनिंग बोलना है आपको शाम को, देन रात तक आप गुड इवनिंग बोल सकते हो। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बट गुड नाइट तब बोलना है जब व्हेन यू आर लाइक लिविंग। तो दिस इज दैट। अब जैसे अवेल है हैव अ नाइस टाइम, ओके। अवेल वन सेल्फ का मतलब होता है फॉर्मल इंग्लिश में आई वॉन्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, तो दिस इज देयर। ऑलराइट, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, हैव अ नाइस टाइम। अब डिफरेंस क्या है इफेक्ट और अफेक्ट में, ये भी अक्सर कंफ्यूजन होता है। अफेक्ट तब होता है जब आप किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, प्रभावित हो रहे हो। प्लीज वियर अ स्वेटर एज द वेदर विल अफेक्ट यू, वेदर विल अफेक्ट यू, प्रभाव करेगा। इसमें क्रिटिसिज्म अफेक्ट्स हिम ग्रेटली, तो प्रभाव हो रहा है। और इफेक्ट का मतलब होता है टू ब्रिंग अबाउट, ई आया है मतलब टू ब्रिंग अबाउट, टू प्रोड्यूस, चेंज आ रहा है वहाँ पे। सर्टेन चेंजेस वर इफेक्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ चेंजेस वहाँ पे लेके आए। इफेक्ट इज यूज्ड एज अ नाउन इन द सेंस ऑफ रिजल्ट एंड आउटकम एज वेल, लाइक इट इज पॉइंटलेस टू एडवाइज हिम, इट हैज नो इफेक्ट ऑन हिम, कोई उस पर नतीजा नहीं निकलेगा, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, तो वहाँ पे भी हम इफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो दिस इज एन आउटकम। एंड एक और वर्ड होता है whom, टू whom डिड यू गिव द बुक, किसको आपने दी है, वुड साउंड पेडेंटिंग इन स्पोकन इंग्लिश, इट इज ऑल राइट इन फॉर्मल इंग्लिश। whom डिड रामा सी। देन who एंड whom हो गया। ट्रबल शूटर का मतलब क्या होता है, ट्रबल को शूट कर रहा है, ट्रबल ला नहीं रहा है, ट्रबल को दूर कर रहा है, तो वो है ट्रबल शूटर। तो who and whom, then this is affect and effect, avail of, and good morning, good afternoon and good evening. Then आज है स्वामी विवेकानंद जी का, हिंदू स्पिरिचुअल लीडर, रिफॉर्मर, 159th बर्थ एनिवर्सरी है। अराइज, अवेक एंड नॉट स्टॉप अंटिल योर गोल इज रीच्ड, ओके। ये बाकी दो सवाल थे आज के। पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, इस पे नोट प्रिपेयर करना है। What measures should India take to improve its overall performance in HDI ranking? बड़ा आसान सा सवाल है, HDI बड़े अच्छे से सब लिख डालो इसमें, HDI क्या है और इंडिया HDI को कैसे बेटर कर सकता है अपनी रैंकिंग। इसमें आप थोड़ा क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हो और वे फॉरवर्ड भी बता सकते हो। सो प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी वेल, दिस इज अगेन वेरी हाई यील्डिंग।
सेकंड, जैसे 2021 में अभी हमने पढ़ा था साइड हसल, अभी न्यूज़पेपर में देखा ना, और गिग इकोनॉमी भी हमने साल भर गिग इकोनॉमी पढ़ा है। एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। सो दिस इज GS1 का अभी 2021 का सवाल। आई वॉज लुकिंग एट दीज क्वेश्चंस जो अभी 2021 मेंस में आए ना, ऑलमोस्ट हर कीवर्ड को यू कैन क्रॉस चेक, वेबसाइट में जाके ये कीवर्ड सर्च करो, यू विल गेट वन आंसर, वन क्वेश्चन ओवर देयर। हमने ये सारे कीवर्ड सिस्टमेटिकली कवर किए हैं, वो भी पिछले 6 महीने के ही टाइम पे। ओके, सो पार्टिसिपेट, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। ओके, सो डू इट। बाकी जो आपने बोला वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट एंड ऑल बनाना, उस पर आई एम वर्किंग, आई विल डू दैट। ओके, वेरी सुन आई विल डू दैट। So this is 11th, this is 12th of January 2022, and thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.